जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है मून गार्डन। और दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एमा नाम की एक 5 साल की छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और उसे जगाने लगती है और उससे कहती है कि वो अपना बैग पैक कर ले क्योंकि वो उसे कहीं पर अपने साथ लेकर जाने वाली थी। एमा सुन के कन्फ्यूज़ हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इतनी रात को उसकी माँ उसे कहाँ पे ले जाने वाली है। और वो अपनी माँ की बात मानती है और ठीक वैसा ही करती है जैसा वो कह रही थी। वो अपना फेवरेट टॉय रीनो अपने बैग में पैक कर लेती है और अपनी मॉम के साथ वो जाने लगती है। उसके बाद उसकी माँ उसे साइलेंटली अपनी कार में बैठाती है। पर जब वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, जो देखकर एमा की मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती है और एमा सीट पर बैठे बैठे ही रोने लग जाती है। अब कार की आवाज़ सुनकर एमा के डैड जाग गया था और वो जब वहाँ पर आता है तो वो एमा को कार से उतार देता है और उसे रूम में वापस ले जाकर सुला देता है। उसके बाद एमा आवाज़ें सुनती है कि उसकी मॉम और डैड आपस में लड़ाई कर रहे हैं और वो सुनती है कि उसकी मॉम उसके डैड से परेशान हो चुकी थी क्योंकि एमा का डैड हर वक्त अपने काम में बिजी रहता था और एमा और उसकी माँ को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। उसके बाद हम देखते हैं कि एमा एक गेम खेल रही होती है जिसमें उसके पास एक फॉरेस्ट था और उस फॉरेस्ट में एक प्रिंसेस और एक विच होती है। उसके बाद एमा अपने मॉम डैड की बातें छुप कर सुनने लगती है, लेकिन जब एमा की मॉम उसे खड़े हुए वहाँ पर देख लेती है तो वह एमा को उसके रूम में लेकर चली जाती है, जहाँ सबसे पहले उसका डैड उसे समझाने की कोशिश करता है कि जल्दी ही सो जाना चाहिए और वो उसकी मॉम से बात करके जल्दी सो जाएगा। एमा अपने डैड से कहती है कि अगर मॉम उससे नाराज़ है तो उन्हें उसे मनाने के लिए फ्लावर्स देने चाहिए, जिस पर एमा का डैड उसे सोने के लिए कहता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एमा की मॉम एमा को स्टोरी सुनाने लगती है और एमा को अपनी लाइफ का सबसे परफेक्ट डे इमेजिन करने के लिए कहती है ताकि वो जल्दी सो पाए। उसके बाद वो एमा को एक गाना गाकर सुनाती है जिससे कि एमा को नींद आ जाती है और फिर एमा की मॉम उसके डैड से बात करने चली जाती है। अब एमा जब सो रही होती है तो अचानक से उसे अपने रूम की दीवार से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है, जो सुनकर वो अपने बिस्तर पर ही उठ के बैठ जाती है। तभी वो आवाज़ अचानक से इतनी तेज़ हो जाती है कि एमा बहुत ज़्यादा डरने लगती है और अचानक से उसके दीवार पर लगे फ्रेम्स भी गिर जाते हैं। वो जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर के पास जाती है ताकि वो अपने मॉम डैड को इस बारे में बता सके, और जब वो ये बताने की कोशिश करती है तो वहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और एक दूसरे को छोड़कर वो चले जाने की बात कर रहे थे। ये देखकर एमा को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और वो चिल्लाकर उन दोनों को चुप हो जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो अपने रूम में वापस सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन तभी उसका पैर वहाँ पड़ी किसी चीज़ में फंस जाता है और एमा का बैलेंस बिगड़ते ही वो सीढ़ियों के नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसके मॉम डैड वहाँ पर पहुँचते हैं और उसे उठाते हैं और वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सकें। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाती है, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो गेम में देखा करती थी। तभी एमा के सामने एक विच आ जाती है जो कि उस फॉरेस्ट की ज़मीन से बाहर निकल रही थी। तभी एमा को अपने सामने एक मशीन भी दिखाई देती है और दो बड़े स्पीकर्स भी दिखते हैं, जहां एमा उस मशीन को गलती से ऑन कर देती है। वो अपने आसपास एम्बुलेंस के सायरन्स और डॉक्टर्स की आवाज़ को सुन पा रही थी क्योंकि असल में वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग उसे सपना दिखा रहा था जिसकी वजह से वो सपने में ही बंद थी। असल में एमा अपने आसपास की चीज़ें सुन पा रही थी, देख पा रही थी, फील भी कर पा रही थी, पर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी, मानो कि वो कोमा में चली गई हो। तभी हम ये जान पाते हैं कि एमा का फर्स्ट एड किया जा रहा था क्योंकि वो होश में नहीं आ पा रही थी और उसे होश में लाने के लिए कोशिश करी जा रही थी, जहाँ पर डॉक्टर उसे इंजेक्शन भी देते हैं। सपने में एमा उस विच को देखकर बहुत ज़्यादा डर रही थी, पर जैसे ही डॉक्टर एमा को स्टेबल करते हैं तो वो विच भी अचानक से पिघलना शुरू हो जाती है और उसके एक ब्लैक लिक्विड गिरना शुरू हो जाता है। तभी एमा एक खिड़की के पार खुद को देख पाती है कि उसे उसके डैड और मॉम देख रहे हैं और डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी बेटी को क्या हो गया है। तभी एमा अपने मॉम डैड को देखकर रोने लग जाती है और जब वो रोती है तो उसके आंसू फॉरेस्ट की ज़मीन पर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो आंसू ज़मीन से होकर अंडरग्राउंड की एक जगह पर चले जाते हैं, जहां एमा के आंसू से वहां पर एक क्रीचर जाग उठता है क्योंकि एमा असल में ब्रेन टिश्यू की इंजरी होने की वजह से कोमा में जा चुकी थी और उसकी बॉडी अभी ब्रीदिंग भी कर रही थी और उसका हार्ट भी फंक्शन कर रहा था, और उसके ब्रेन में खून पहुंच जाने के कारण वो स्लो हो गया था और कभी भी उसकी डेथ हो सकती थी। हम देखते हैं कि जैसे ही डेथ क्रीचर एमा के आंसू से जिंदा हो जाता है तो वो अपने फेस पर वहाँ पड़े टीथ्स को भी लगा लेता है और वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। वो एमा के आंसू भी पी जाता है और उसे पीते ही वो पता कर लेता है कि एमा किस जगह पर है और उसे पकड़ने के लिए वो तुरंत निकल जाता है।
एमा को भी ये चीज़ फील हो जाती है कि उसकी जान खतरे में है और वो तुरंत वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी अचानक से वो क्रीचर एमा के पीछे आ जाता है, जिससे बचने के लिए एमा एक कुएं के अंदर कूद जाती है और स्विम करके वो किनारे पर जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो क्रीचर वहाँ भी एमा के पीछे पड़ जाता है और वो एमा को पानी के अंदर खींचने लगता है। लेकिन तभी एमा को एक हाथ पानी के बाहर खींच लेता है और हम देख पाते हैं कि वो हाथ एमा की मॉम का था। और असल में पानी में डूबते वक्त एमा को वो दिन याद आ जाता है जब वो अपनी मॉम के साथ स्विमिंग सीखने के लिए गई थी और उसकी मॉम उसे बस ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि एमा को बस पानी के अंदर नहीं डूबना है और उसे अपने दोनों पैरों को किक करते रहना है, जिससे कि वो स्विमिंग सीख जाएगी। एमा ऐसा ही करती है और वो अब स्विमिंग कर पा रही थी, जो देखकर उसके डैड और मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ये दिन याद करके एमा उस क्रीचर को पानी के अंदर ही किक करती है और किसी तरह स्विम करके किनारे पर आ जाती है और वो क्रीचर भी वहाँ से चला जाता है। रियल वर्ल्ड में हम देख पाते हैं कि एमा की बॉडी हल्की सी मूवमेंट कर रही होती है, जहाँ उसे कोमा से बाहर आने के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस बन गए थे, क्योंकि दरअसल वो सबकॉन्शियस माइंड में अपनी ही डेथ से लड़ रही थी। उसके बाद एमा के सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है, जो कि अपना मास्क उतार के पियानो बजाने लग जाता है और उसके पास एक रेडियो भी था जिसमें एमा की मॉम की आवाज़ आ रही थी। वो एमा के लिए वही गाना गाकर एमा को कह रही थी कि वो जहाँ भी है उसे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। असल में भी एमा की मॉम एमा के कानों में यही सब बोल रही थी, जो कि एमा को अपनी दुनिया में एक रेडियो के थ्रू सुनाई दे रहा था। ये सुनकर एमा उस आदमी के लिए तालियां बजाती है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले किया होता है और वो उस आदमी को पियानो प्ले करने के लिए कहती है। पर उस आदमी का पियानो ही ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से वो उसे ठीक करने लग जाता है और एमा से पूछता है कि वो कहाँ खो गई है। एमा उससे कहती है कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है और क्या वो लोग उसके मॉम डैड को कॉल कर सकते हैं। वो आदमी एमा को बताता है कि वो लोग उसके मॉम डैड को कॉल तो नहीं कर सकते, पर वो यहाँ से वापस जाने का रास्ता खुद से ज़रूर ढूंढ सकती है। वो आदमी एमा को अपना रेडियो दे देता है और बताता है कि एमा को रेडियो सिग्नल्स का पीछा करना होगा और बहुत ऊपर जाना होगा, जहाँ से रेडियो सिग्नल्स बिल्कुल क्लियर आते हों और वहीं से वो अपने घर वापस पहुँच पाएगी। एमा ये बात समझ जाती है, पर इससे पहले वो उस आदमी को कुछ बोल पाती, क्रीचर वहाँ पर आकर एमा को ढूंढने लग जाता है। जिससे बचने के लिए वो आदमी एमा को वहाँ से भागने के लिए कहता है और ख़ुद ज़ोर ज़ोर से पियानो प्ले करने लगता है ताकि वो क्रीचर उसके पीछे आ जाए। क्रीचर पियानो की आवाज़ सुन के उस आदमी के पीछे आ जाता है और उसे मारकर वो उसको एक की चेन में चेंज कर देता है। उसके बाद वो एमा का पीछा करने लगता है, लेकिन एमा रेडियो सिग्नल्स का पीछा करते एक दरवाजे के सामने पहुंच जाती है, जिसकी तरफ हाथ घुमाते ही वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। एमा उस दरवाजे की मदद से उस फॉरेस्ट के बाहर निकल जाती है और एक जगह पहुंचती है जहां पर उसे मून एकदम पास में दिख रहा था। वो क्रीचर अब भी एमा के पीछे ही होता है और वो भी उस दरवाजे से एमा तक आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पर आ पाता एमा तुरंत दरवाजे को बंद कर देती है, जिससे कि वो उस क्रीचर से बच जाती है। दोस्तों, यानी अब वो एक स्टेप आगे आ चुकी थी खुद को कॉन्शियसनेस में लाने के लिए। वो देख पाती है कि उसके रेडियो सिग्नल्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे होते हैं और वो अपने डैड की आवाज़ सुन पा रही होती है, जो कि उसके लिए टॉयज़ और बुक्स लेकर हॉस्पिटल आए थे। अब उसके डैड को भी धीरे धीरे फील होने लगा था कि उसे अपने काम को नहीं बल्कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि एमा जब पैदा हुई थी तो सबसे पहले खुश होकर उसने डैड ही कहा था और उसने उसी टाइम ये डिसाइड किया था कि वो एमा और उसकी माँ के साथ हमेशा रहेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। उसके बाद एमा उस ओपन ग्राउंड में आकर आगे बढ़ने लगती है और तभी उसे अपने सामने एक बड़ा सा राइनो नज़र आता है और ये वही राइनो था जो कि एमा का फेवरेट टॉय था, जिसे उसने अपने बैग में रखा था। उसकी बड़ी की नाक के रास्ते से एमा उस टॉय के अंदर घुस जाती है और तभी उसे याद आता है कि एक बार उसका डैड और वो दोनों इसी तरह घर के अंदर आए थे। एमा अपने डैड के कंधों पर बैठी थी और उसके डैड को वो रास्ता दिखा रही थी, क्योंकि उस रात उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। एमा के डैड घर के मीटर की इलेक्ट्रिसिटी वापस ऑन कर देते हैं और तभी उसे दीवार पे किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई आती है। वो एमा को बताते हैं कि ये आवाज़ ज़रूर रकून की है या फिर स्क्वेरल की होगी जो कोई दीवार में फंस गई होगी। यही सब याद करके एमा उस रेनो के अंदर जाने लगती है और रस्सियों को खींचकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसके बाद राइनो चलने लग जाता है और एमा उसे रास्ता दिखा रही थी, जहाँ अब एमा को आसमान में कुछ बलून्स भी उड़ते हुए नजर आते हैं और उन्हें देखकर एमा अपनी मॉम के बर्थडे का दिन याद करती है। एमा याद करती है कि कैसे उसकी मॉम अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी और तब उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी थे जो कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने में मदद करते थे। अब वो बस ये विश करती है कि काश एमा भी वो सब फील कर पाती जो कि एमा की मॉम के बचपन में उन्होंने फील किया था, क्योंकि एमा के ग्रैंड पेरेंट्स ने एमा की मॉम को बहुत ही अच्छे से पाला पोसा था और वो भी चाहती थी कि वो भी अपने बच्चे को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करे। उसके बाद एमा राइनो को आगे लेकर जाने की कोशिश करती है,
पर वो उसे रस्सियों को जितनी ज़ोर से खींचती है वो रस्सी धीरे धीरे टूटने लग जाती है। एमा राइनो को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से राइनो भी डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है और इसी के साथ एमा का रेडियो भी नीचे गिर जाता है। जिसे पकड़ने के लिए एमा नीचे जाती है, लेकिन रेडियो में से उसके डैड की आवाज़ आती है जो कि कह रहे होते हैं कि वो हमेशा सोचते थे कि जब एमा बड़ी हो जाएगी तो वो उसकी शादी किसी रॉक स्टार या सिंगर से करवाएंगे या फिर खुद ही एमा को रॉक स्टार बनाएंगे। ये सब सुनकर एमा को अपने सामने एक घर दिखता है, जिसके अंदर वो चली जाती है तो वहाँ पर उसके सामने एक रॉक स्टार बैठा हुआ होता है। वो अंधेरे में ही डिनर टेबल पे उदास होकर बैठा था, तो एमा किसी तरह उसके पास जाती है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करती है और ये देखकर रॉक स्टार अपनी सीट से उठ जाता है। वो एमा के पास जाकर उसका एक फ़ोटो लेता है, जिसके अंदर उसे अपनी फ्यूचर वाइफ नज़र आती है जो कि उसकी वेडिंग ड्रेस में थी, और इसीलिए वो उस फोटो को टीवी में लगाकर म्यूज़िक पर डांस करने लग जाता है और उसकी फ्यूचर वाइफ भी उसके सामने आ जाती है और वो दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वो म्यूज़िक बंद हो जाता है तो रॉक स्टार वापस से उदास होकर टेबल पे ही सो जाता है। अब एमा उसके पास जाकर सोती है और अब वो रॉक स्टार एमा से कहता है कि उसे याद आ गया है कि एमा उसकी नई मेड है और वो उसके घर में साफ़ सफाई करने आई है। इसके बाद वो एमा को बकेट और ब्रश देता है ताकि वो टॉयलेट की सफाई कर सके। एमा भी उसकी बात मान जाती है और वो टॉयलेट को साफ़ करने लगती है, लेकिन तभी उसे रेडियो से डॉक्टर की आवाज़ आती है जो कि उसकी मॉम डैड को बता रहा था कि एमा का ब्रेन धीरे धीरे फंक्शन करना बंद कर दिया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी हार्ट बीट भी स्टॉप हो जाएगी और उसकी मौत हो सकती है। ये सुनकर एमा की मॉम बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि उसे अपनी बेटी को किसी भी हाल में ज़िंदा रखना है। एमा का डैड एमा की मॉम को रेस्ट करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि अब उसे घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। ये सब सुनकर एमा भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके घर वाले उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। एमा अपनी मॉम को मिस करने लगती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसके आंसू जब टॉयलेट सीट के थ्रू क्रीचर पे पहुंचते हैं तो क्रीचर को पता चल जाता है कि एमा कहाँ पर है, जिसकी वजह से वो पाइप के रास्ते ही एमा की तरफ अपने दांत फेंकता है और फिर खुद भी उस सीट से बाहर निकल के एमा के सामने आ जाता है। एमा इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो डिनर टेबल के नीचे आके छुप जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो क्रीचर बाहर निकल के रॉक स्टार को मार डालता है और उसे भी एक की चेन में तब्दील कर देता है। तभी वो क्रीचर जब बाहर निकलता है तो एमा भी वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो क्रीचर चाल चल रहा था जो कि एमा के सामने आ जाता है और एमा को बेहोश करके वो पकड़ लेता है। तभी एमा अपनी मॉम के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है कि जैसे उसकी मॉम उसे ब्लैंकेट में कडल किया करती थी। उसके बाद एमा देखती है कि उसके डैड ऊपर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें काम करते वक्त डिस्टर्ब कर रही होती है। ये सब याद करके एमा की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि उस क्रीचर ने उसे सीट पर बांधा हुआ है और वो उसके आंसू कलेक्ट करने वाला था। इधर रियल वर्ल्ड में एमा की सर्जरी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ उसे बहुत ही पेन हो रहा था क्योंकि वो अंदर ही सब कुछ फील कर पा रही थी। अब डेथ क्रीचर एमा को प्रिंसेस की स्टोरी दिखाने लगता है और वो प्रिंसेस हमेशा से कासल में ही बंद रहती थी, पर एक दिन उसके मॉम डैड किसी बीमारी से मर जाते हैं और प्रिंसेस आज़ाद हो जाती है। पर अब प्रिंसेस को ये नहीं पता था कि वो अपनी फ्रीडम का क्या करेगी क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी। इसीलिए वो एक विच का सहारा लेती है ताकि वो टाउन के सारे बच्चों को एक एक करके मार सके ताकि वो उनकी एज ले सके और दोबारा से यंग हो सके। विच यही करती है और प्रिंसेस एक ह्यूमन चाइल्ड में बदल जाती है। पर जैसे ही प्रिंसेस के साल गुजरते हैं वो वापस ओल्ड होने लग जाती है और अब उसके टाउन में कोई भी यंग चिल्ड्रन नहीं बचते। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, जो कि देखकर एमा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और सर्जरी के पेन की वजह से उसे और ज़्यादा दर्द हो रहा था। एमा बहुत ज़्यादा रो रही होती है जिसकी वजह से वो क्रीचर उसके आंसू पी रहा था, पर तभी आंसू मशीन पर गिर जाता है और एकदम से मशीन शॉर्ट सर्किट हो जाती है जो कि डेथ क्रीचर को लगती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद एमा के सामने एक फेदर उड़ के आता है और वो प्रिंसेस भी स्क्रीन से निकल कर बाहर आ जाती है जो कि सबसे पहले एमा को वहाँ से आज़ाद कर देती है और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लग जाती हैं। पर अभी एमा का रेडियो डेथ क्रीचर के पास ही था, तो एमा धीरे धीरे उस डेथ क्रीचर के पास अपना रेडियो लेने के लिए जाती है और उसे अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई दे पा रही थी। वो एमा से ये कह रही होती है कि वो चिंता ना करे, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। जिसके बाद एमा वो रेडियो लेकर प्रिंसेस के साथ चेयर के नीचे छुप जाती है और चेयर के नीचे जाते ही वो दोनों एक टनल में चली जाती हैं और इस टनल से निकलकर वापस वो ओपन फील्ड में पहुंचती हैं, जहां हम देख पाते हैं कि वो क्रीचर भी उन दोनों के पीछे आ रहा था। पर तभी एमा अपने मन में एक सीढ़ी के बारे में सोचती है और उसके सामने तुरंत एक सीढ़ी आ जाती है, जिससे कि वो प्रिंसेस और एमा सीढ़ी चढ़कर आसमान में जाने लगती हैं और वो क्रीचर सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं आ पाता है।
तभी एमा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गलती से गलत जगह पे पैर रख देती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि एक दिन उसके डैड ने उसे पेड़ पे चढ़ना सिखाया था और उसी को याद करके वो सीढ़ी को दोबारा से चढ़ने लगती है। उसके बाद वो प्रिंसेस के साथ एक बादल पर पहुंच जाती है जहां वो अपनी मॉम डैड को बहुत ही मिस कर रही थी, क्योंकि वो रेडियो में अपनी मॉम की आवाज़ अच्छी तरह सुन पा रही थी। वो सोचने लगती है कि शायद वो अब अपने मॉम डैड से कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन तभी प्रिंसेस एमा को अपने बारे में बताती है कि वो अकेली थी तो उसने अपने आप से ही सब कुछ सीखा है। वो कहती है कि उसे खुद से प्यार करना पड़ेगा, तभी वो अपने दिमाग पर नियंत्रण कर पाएगी और जीत पाएगी। उसकी बात सुन के एमा प्रिंसेस की गोद में ही सो जाती है और जब वो उठती है तो वो प्रिंसेस को किस कर देती है और इकट्ठी करी हुई अपनी कैंडीज़ को निकाल कर बादलों के अंदर फैंस बना देती है, जिससे कि अब वो बादलों को कंट्रोल कर पा रही थी। ऐसा करके वो बादल को एक टावर के सामने ले जाती है जहाँ वो अपने मॉम डैड से मिल सकती थी और अब वो प्रिंसेस को लास्ट बार हग करती है और उसकी मदद से टावर के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पे अब उसे टावर के अंदर एक रूम नज़र आता है और उस रूम में एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप था जिसकी मदद से वो अपने मॉम डैड और हॉस्पिटल का रूम देख पा रही थी। वो अपनी मॉम को गाना गाते हुए सुन पाती है, जहाँ अपनी मॉम से बात करने के लिए वो माइक्रोफ़ोन को उठा लेती है और माइक्रोफ़ोन की मदद से वो अपनी माँ से कहती है कि वो उन्हें सुन पा रही है और अब उसे घर जाना है। ये कह के वो वहाँ पर रोने भी लग जाती है और रियल वर्ल्ड में एमा की मॉम उसके हार्ट बीट को सुन पा रही थी, लेकिन तभी एमा के आंसू उस माइक्रोफोन में चले जाते हैं। तो अब डेथ क्रीचर को पता लग गया था कि वो कहाँ पर है और वो सबसे पहले उस प्रिंसेस को मार कर एमा को मारने के लिए टावर के अंदर चला जाता है। एमा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो डेथ क्रीचर एमा की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, पर तभी एमा को अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एमा को अपनी लाइफ के परफेक्ट डे इमेजिन कराती है। एमा अब हिम्मत करके उस क्रीचर के फेस के अंदर देखती है और असल में वो डेथ क्रीचर अंदर से पूरा खाली था, जहाँ अब एमा उसके फेस के अंदर परफेक्ट डे इमेजिन करने लगती है। और ये वो दिन था जब उसकी माँ उसे चुपचाप घर से लेकर जा रही थी। एमा अपनी मॉम के साथ उस दिन अपने डैड को भी इमेजिन करती है और देखती है कि मॉम डैड सभी उस कार में बैठे हुए हैं। वो लोग काफ़ी खुश भी होते हैं और वो लोग कैंपिंग करने के लिए जा रहे थे, यानी कि उनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं था और वो सभी काफ़ी मस्ती से रह रहे थे। ये सब याद कर कर एमा बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बन जाती है। इसी वजह से उसे पता चलता है कि दरअसल क्रीचर भी उसकी इमेजिनेशन का पार्ट है, इसीलिए वो उसे तुरंत मार देती है। तभी एमा के सामने खुला आसमान आता है जहाँ पे बहुत सारी रोशनी गिर रही होती है और एमा खुश होकर तुरंत उस रोशनी के पीछे चली जाती है और आखिर में वो उस रोशनी के सहारे रियल वर्ल्ड में आ जाती है, यानी कि वो अब होश में आ चुकी थी, क्योंकि उसने अपने माइंड में ही डेथ से फाइट करके उसे मार डाला था और एक 5 साल की बच्ची ने ब्रेवरी दिखाई जिसकी वजह से वो कोमा से बाहर आ पाई। उसके मॉम डैड उसे वापस आता हुआ देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमा के मॉम डैड के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका था और वो दोनों एमा पर काफ़ी ध्यान रख रहे थे, जैसे कि वो एक हैप्पी फैमिली बन चुके थे और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि आम हॉरर मूवीज़ की तरह नहीं थी, बल्कि इसमें एक बच्चे की इमेजिनेशन दिखाई गई है, जहाँ परिस्थितियों की वजह से उस बच्चे के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा हो गया था और जब वो कोमा में गई तो वो यही चीज़ें इमेजिन करने लग गई थी, लेकिन एंड में उसने इन सब चीज़ों को परास्त कर दिया और वो पॉजिटिव चीज़ें सोचने लगी जहाँ पे उसके मॉम डैड साथ में रह सकें और ये सोचकर ही वो कोमा से बाहर निकल पाई और एंड में हुआ यही, उसके मॉम डैड भी साथ में हो गए और वो लोग उसका ख्याल रखने लगे। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है और आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।